हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में टोटल हैं 6 क्वेश्चंस और इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए, जिसमें कि और एक्सरसाइज के वीडियोस भी हैं, एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस भी हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने इनके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू फाइंड करना। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इनके फैक्टर्स निकाल के। तो पहले इन्हें फैक्टराइज करना है और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है ये। तो यहां पे हमने इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? देखो, इसको हम कर सकते हैं फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आई एम श्योर आपको पता होगा, पता होना चाहिए आपको, बिकॉज आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो अभी वैसे मैं समझा दूंगा यहाँ पे, लेकिन एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उस वीडियो से आपके फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वो वीडियो आपको आना ही चाहिए। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके एग्जाम में 10-15 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस फैक्टर से बनते हैं आपके पास। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। खैर, कैसे करेंगे हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? तो सिंपली करते ये है कि इसके हम फैक्टर्स करते हैं इस तरह से कि माइनस करके ये बीच वाला आए, है ना, ये नंबर आए। मतलब अब 10 के क्या हो सकते हैं? 10 इंटू 1 हो सकता है, बट माइनस करके 3 नहीं आएगा। फिर 5 इंटू 2 हो सकता है, तो बिल्कुल माइनस करके 3 आ रहा है। तो यानी ये हो गया, ये 5 इंटू 2 है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टेप्स देखो, माइनस आएगा 5x, फिर प्लस आएगा 2x, और ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। हमने ये माइनस ए प्लस इसीलिए लिखा बिकॉज इसका हिसाब किताब करके -3 आना भी चाहिए। अगर मैं दोनों माइनस कर देता तो -7 पहुंच जाता। तो -5 + 2 होता है -3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके जोड़े बनाते हैं। तो एक ये है, एक ये है। पहले में से हमने कॉमन लिया x, अंदर बचा x यहाँ से, और x बाहर आ गया तो 5 बचा, -5। यहाँ कॉमन 2 लेंगे हम, x अंदर बचा, माइनस और 10 में से 2 बाहर आया तो 5 बच गया। 2 5 ज़ा 10। ओके, अब दोनों में x-5 है, तो जब ऐसा दिखे आपको दोनों एक जैसा, तो समझ जाना कि आप ठीक ठाक कर रहे हो। तो ये कॉमन लिया x-5, ये x बचा और ये 2, ये। तो हम अभी इस सिचुएशन में हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक करके हम इनको ज़ीरो रखेंगे। तो पहले हम इसे ज़ीरो रखेंगे, तो हम लिखेंगे कि x-5 इज इक्वल टू 0 है जब तो x आ जाएगा 5। ओके, आप चाहो तो इसके आगे आप लिख सकते हो when, और नहीं लिखना हो कोई बात नहीं। तो when x-5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, एंड when x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या होगा? 2 उधर जाएगा, -2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड -2। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने फैक्टर्स करने हैं। कैसे करेंगे? देखो, हमने फिर से यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, लेकिन देखो यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे ऐसी सिचुएशन नहीं थी, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने इसका इसका मल्टीप्लाई नहीं किया। कुछ था ही नहीं वहाँ पे, नंबर 1 था बेसिकली, तो 1 का तो वही होगा। बट जब आपको कोई नंबर दिखे यहाँ पे 1 के अलावा, ऑफकोर्स 1 नहीं लिखते हैं, कोई आपको नंबर दिखे तो उसका इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 12। ओके, और अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जिससे माइनस करके, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये होगा वही हमें फिर करना है। माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 12 के तो फिर 4 इंटू 3 है,
इसी केस में माइनस करके 1 आएगा, बिकॉज इसके अलावा कोई भी सिचुएशन हो, 6 इंटू 2 करेंगे हम या 12 इंटू 1 करेंगे तो माइनस करके 1 नहीं आएगा, हमें बीच वाला चाहिए। तो वो हमारे पास इस सिचुएशन से आ रहा है 4 इंटू 3, ये याद रखना, 4 3। ओके, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा चेक भी करेंगे कि +4 - 3 क्या 1 होता है? बिल्कुल होता है, +1 होता है, +4 - 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया है। अब फिर वही दो हम यहाँ पे इस तरह से पेयर बनाते हैं। पहले में से कॉमन है 2x, यहाँ x बचा, प्लस x बाहर आ गया, 4 में से 2 बाहर आया तो 2 बच गया है। दूसरे पेयर में से -3 कॉमन है, x अंदर बचा, माइनस यहाँ बाहर आ गया तो क्या बचा? 2। ठीक है, अब दोनों से हम x + 2 बाहर लेंगे, अंदर क्या बचा? यहाँ 2x और यहाँ -3। यहाँ तक सब समझ आ गया? अब एक एक करके इनको हम 0 रखते हैं। तो when x + 2 is equal to 0, तो x आ जाएगा -2। ठीक है, एंड when 2x - 3 is equal to 0, तो 2x is equal to आ जाएगा 3 एंड x is equal to 3/2। तो therefore x is equal to -2 एंड 3/2 आंसर। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। थर्ड पार्ट है, अब हमने इस पहले इसे फैक्टराइज करना है और फिर x की वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? अगेन नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि पहले हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके? √2 इंटू दिस, और यहाँ पे इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √2 हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी ये हो गया है 10। ओके, अब 10 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करके 7 आए, तो क्लियरली 5 इंटू 2। तो यहाँ क्वेश्चन को देखते ही मैं समझ गया था कि इसके बीच के 5 और 2 बनेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 5 और ये 2 होना था, तो 5 और 5 + 2 7 होता है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है, आप देख के ही समझ सकते हो कि इसके 5 और 2 बनेंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 2 या 5 इंटू 2 करके लिख दो। अब यहाँ पे ये एज इट इज आएगा x², 7x को हम लिखेंगे 5x प्लस, है ना, 5x प्लस 2x। अब दोबारा चेक करना है कि ये प्लस है और ये प्लस है, +5 + 2 + 7 होता है, यानी ठीक ठाक चल रहा है। और ये आप समझ गए कैसे किया? ये सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 10 के हमने 2 फैक्टर करने हैं, जिसको प्लस करके, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, प्लस करके आना चाहिए बीच वाला, और वो आया 5 और 2 करके करने से। तो 5 और 2 हुए और इस तरह से ये हो गया है। यहाँ तक सब ठीक है। अब आगे देखो, अब इन दोनों से क्या कॉमन है? तो यहाँ x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से x बाहर आएगा तो बचा √2 बचेगा, और x यहाँ से x बाहर आएगा तो क्या बचेगा? +5, है ना। अब इन दोनों से क्या कॉमन है? तो यहाँ आपको वैसे लग तो रहा होगा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ भी कॉमन नहीं लूँ, 1 लिख दूँ यहाँ पे, तो अंदर मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2x प्लस 5√2। लेकिन क्या यहाँ पर सेम है? नहीं है, यानी कुछ तो इसमें से लेना पड़ेगा ताकि ये दोनों एक जैसे बने। तो क्या क्या होगा फिर? तो यहाँ पे देखो, ये 2 और ये √2 है, इसमें से कॉमन लेंगे हम। तो 2 होता है कॉम्बिनेशन √2 √2, मतलब कोई भी नंबर। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये होता है √3 × √3,
ऐसे में अगर बाय द वे 5 की बात करूं तो ये होता है √5 इंटू √5। तो ये 2 आप अपने दिमाग में ये रखो कि इसमें इसके अंदर 2 √2 हैं और इसमें √2 तो है ही। तो यानी अगर हम √2 कॉमन लेते हैं तो बिकॉज इसमें 2 √2 होते हैं तो एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, x अपना एज इट इज आ गया, और √2 यहां से बाहर आ गया और अंदर 5 बच गया है। और अब देखो बिल्कुल एक जैसे आ गए हैं, यानी अब ठीक चल रहा है। तो ये जो दोनों में एक जैसा है उसको यहां पे लिख दो, यहां x बचा और यहां √2। ठीक है। अच्छा, अब हम पहले इसे पुट करेंगे 0, मतलब इस वाले को 0 पुट करेंगे, यहां से x निकलेगा। देखो अभी ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू -5, यानी x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। ठीक है। और एक बार इसे 0 पुट करेंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आएगा यहाँ से, ये उधर जाएगा तो -√2। तो हम लिख देंगे अपना आंसर कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 एंड -√2। और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इसे फैक्टराइज करना है और फिर कैसे x की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हमारे पास है ये, और हमने इसको फैक्टराइज करना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जो चीज़ हमें परेशान कर रही है वो है कि इसके अपॉन में 8 है। तो इसको पहले हटाते हैं। कैसे करेंगे इसको, कैसे हटाएंगे इसे? एलसीएम ले लो, सबके नीचे 8 आ जाएगा और 8 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें होगा, और ये 1। ठीक है। और अब इसको वहां भेज देंगे हम। तो ये तो 0 ही हो जाएगा और हमारे पास एक बिल्कुल सीधी सादी सी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो प्रोसेस वही। वैसे इसको देख के मैं एक चीज़ समझ गया कि इसमें x के दोनों वैल्यूज एक जैसे आएंगी और ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है 4x - 1 का। x की वैल्यूज 1/4 आएगा। ओके। ये मुझे कैसे पता चला ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मल तरीके से फैक्टर्स करते हैं पहले, फिर मैं ये बताऊंगा कि मुझे ये कैसे पता चला। देखो पहले तो आप ये समझो कि पहले नॉर्मल करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है। 16 आया, 16 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसको प्लस करके 8 आना चाहिए। क्लियरली 4 एंड 4, बिकॉज 4 इंटू 4 16 हुआ एंड 4 + 4 8 हुआ। तो ये 4 इंटू 4 आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अब वापस इस पे आते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 16x², और जो मिडिल टर्म है उसको अब स्प्लिट कर देंगे, -4x -4x, है ना, -4x -4x माइनस माइनस -4 -4 -8 होता है। तो ये भी आपने अच्छे से देखना है। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार उसको फॉलो करता हूं। कभी कभार क्या होता है कि साइन की मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट। तो साइन की मिस्टेक से बचने का एक अच्छा तरीका है कि यहां पर आपके पास 4 साइन होते हैं, ये और ये यहां पे लिखा नहीं है बट ये अभी प्लस साइन है, ठीक है ना। तो इसको भी साइन समझ के चलो। तो 4 साइन होते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो आपके पास क्या है, या तो चारों प्लस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों अगर प्लस हो ठीक है, यानी साइन का मिस्टेक नहीं है। फिर अगर यहां पे 2 प्लस हो और 2 माइनस हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है, तो भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर 3 प्लस हो और 1 माइनस हो, या 3 माइनस हो
और एक प्लस हो। ये ऐसे भी हो सकता है ना, या फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ये भी 3 प्लस 1 माइनस है। तो कब जब ऐसे होगा तो समझ जाने की कुछ गड़बड़ है साइन की। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कभी कभार क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे -4 लिख देंगे, यहाँ पे +4 लिख देंगे और करना शुरू कर देंगे। बट आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए कि ओह, यहाँ पे तो 1 माइनस है, 3 प्लस है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर काम आती है, तो ये माइंड में रखना आप, ये ट्रिक। बीच बीच में ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, जिससे कि आप मिस्टेक कम से कम करें। ओके, मिस्टेक बिल्कुल ना करें, वहाँ तक आप पहुँचे, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर अगेन हम अब जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे हम। तो पहले पेयर से कॉमन है 4x, यहाँ बचेगा 4x और -1, ठीक है। ये अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, बट माइनस आ रहा है तो माइनस तो लेना पड़ेगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे हम। लेकिन जब माइनस बाहर आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये पहले माइनस था प्लस हो गया है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। और फिर हमें ये भी देखना है कि क्या ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यानी ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ कॉमन लेंगे हम ये, और यहाँ 4x -1, ठीक है ना। आगे एक जैसे, एक बार इसे हम पुट करेंगे 0, तो यहाँ से आ जाएगा 4x = 1 एंड x = 1/4। तो देयरफॉर अब दूसरे को रख के भी वही आना है, तो देयरफॉर x = 1/4, 1/4, ठीक है। तो इसके दो रूट्स आए हैं, दोनों इक्वल रूट्स हैं, और ये आंसर आ चुका है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि सर आपने ये तो कहा था एक बार कि हम इसको 4x -1 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखो ये चीज़ अगर 9th क्लास का आपको ध्यान हो, उसमें ये आइडेंटिटी थी। ओके, ऑफ कोर्स 9th में है तो 10th में तो फॉलो कर ही सकते हैं आप। और फैक्टर्स करने का मतलब फैक्टर करने का ही वो तरीका है बेसिकली। इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा हो कि आप ऐसे करें। यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये है 4x का स्क्वायर, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके डबल करूं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं और डबल कर दूं, साइन तो यही आएगा बस। तो ये बीच वाला आ रहा है ना, 2 × 4। मैंने क्या किया, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई किया और उसे डबल कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक एक आइडेंटिटी होती है कि x² है, ये y² है, और बीच में है 2xy। तो होता है कि इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर दें तो वो बीच में आता है। और यहाँ पे ऐसा है, तो जैसे ही मैंने इसको देखा कि ये तो 4 है, ये 1 है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, डबल कर देंगे बीच वाला आ जाएगा, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा इसका फिर, ये होता है x - y का होल स्क्वायर, यानी x हमारे इस केस में ये है, -y इस केस में ये है। तो ये, तो यहाँ से देखो हमारे पास ये है, यहाँ से आप इस स्टेज पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 4x -1 को 0 पुट करेंगे हम, और x आ जाएगा 1/4, और इसकी दो वैल्यूज आएंगी। ऑफ कोर्स दो ही लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर है, तो दो वैल्यूज ही होंगी इसकी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आती हैं इसकी, दो रूट्स होते हैं। ये तरीका है। अब अगर आपको ये कन्वीनियंट लग रहा है तो आप बिल्कुल बिल्कुल इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, ये देखो किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो,
और डबल कर दो, ठीक है ना। तो ये फिर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, अगर यहाँ पे प्लस भी होता तो प्लस 2ab की फॉर्म बन जाती। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये और ये दोनों प्लस में होने चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर ये माइनस होता तो फिर तो ये नहीं होता, ठीक है। खैर, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, बिल्कुल आपके पास प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ आ गई है। अगर ये क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे, सोचो। तो देखो, ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको अब दूसरे तरह से करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताया था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, आप आराम से समझ सकते हैं कि ये तो 10 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो 10 इंटू 1 तो 10 होता है, उसका डबल कर देंगे तो बीच वाला आ रहा है, यानी ये फॉर्मूले की शेप बन जाएगी। तो 10x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, तो पहले तो इन दोनों को लिख दो, फिर बीच में लिख दो क्या, ये माइनस है 2 इंटू 10x इंटू 1, है ना। मतलब 2 लिखो इंटू दिस। अब इसको हिसाब किताब करो, इसका क्या बीच वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आ रहा है तभी तो हमने इस तरह से लिखा, नहीं तो फिर नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते। ओके, बाय द वे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी भी हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि इसमें ये लग रहा है तो वो नहीं होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। सेम क्वेश्चन को हमने इसको ऐसे भी किया और ऐसे भी किया। तो अगर आपको नहीं सूझ रहा है कोई बात नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो हो ही जाएगा। बट ये यहाँ पर इस तरह से, ये इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो फॉर्मूला आपको ऑल्दो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, और अगर आप लिखना भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आइडेंटिटी है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इनको पहले इसे 0 रखते हैं, आई मीन यही है रखने के लिए, दो रूट्स आएंगे, दोनों ही इक्वल आएंगे। और x इज इक्वल टू 1/10, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 1/10, 1/10, ठीक है। दो बार लिखना है, ध्यान रखना, दो रूट्स होते हैं ये। तो इस तरह से आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता तो आप समझ ही गए क्या बनता उसका। फिर देखो इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और 100 के दो ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करके 20 आए, तो 10 इंटू 10 होता है, -10x -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद फिर आगे आई एम श्योर आप कर ही देंगे इसको। 10x दोनों से कॉमन आ रहा है, 10x माइनस एक्स 10x माइनस 1, एंड -1 कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1, ये दोनों से कॉमन, 10x ये बचा, -1 ये बचा, एंड फिर वही है 10x माइनस 1 को हम 0 पुट करेंगे, x आ जाएगा ये 1/10। तो फाइनली आंसर हम ये लिख देंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, इसके सारे पार्ट्स हमने कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 हमारे पास ये था, यहाँ पर हमारे पास ये दो प्रॉब्लम्स हैं, हमने इन्हें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 में केवल इसको हमने केवल इक्वेशंस बनानी थी, लेकिन इस बारी हमने इसको सॉल्व भी करना है। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए।
and the product of the marbles, number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. दोनों के पास शुरू में कितने मार्बल्स थे. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं कि जॉन एंड जीवंती के पास कितने कितने मार्बल्स थे स्टार्ट में. तो लेट कर लेते हैं कि जॉन के पास तो एक्स थे, तो जीवंती के पास क्या होंगे 45 माइनस एक्स. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इन द बिगनिंग बी एक्स. तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इन द बिगनिंग कितना होगा फिर 45 माइनस एक्स. ऑलराइट, तो जब सम दिया हो दो चीज़ों का तो ऐसे लेते हैं, एक एक्स और दूसरा इसमें से जो टोटल है उसमें से एक्स को माइनस कर दो. इस चीज़ का ध्यान रखना. अब उनके पास, अब उन्होंने दोनों ने 5-5 मार्बल्स लूज कर दिए हैं. तो अब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन के पास कितने बचे. आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव. तो जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, पहले एक्स थे, 5 मार्बल्स लूज कर दिए हैं तो एक्स माइनस 5. एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव कितना. तो जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, 5 लूज कर दिए हैं तो कितने बचे. अब 45 में से 5 माइनस करो तो यह आएगा 40 और माइनस एक्स अपना एज इट इज. तो जॉन के पास इतने हैं और जीवंती के पास इतने हैं. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट their product 124. इनका प्रोडक्ट ओके, 5 मार्बल्स लूज करने के बाद उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट है 124. यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई. तो एक स्ट्रगल तो खत्म हो गया है कि हमारे पास ये प्रॉपर एक इक्वेशन, मतलब भाई प्रॉपर बनी नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. अब बस हमने सॉल्व करना है. तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेके आएंगे. तो कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस का प्लस हुआ 5x इज इक्वल टू 124. ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वेट 40 प्लस 5 45, और ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. अब ये प्लस में रहना चाहिए, ये ध्यान रखना. एक्स स्क्वायर माइनस, तो सबके साइन चेंज करेंगे हम. प्लस हुआ ये माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. अब इसको हमने सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए. कैसे करेंगे, इसके दो फैक्टर्स करो जिसको प्लस करके 45 आए. क्या हो सकता है प्लस करके, क्यों, बिकॉज ये प्लस साइन है, ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है, ये ध्यान रखना. तो यहाँ पे देखो 324, 2 से इसकी कटेगा तो ये बचेगा 162, फिर 2 से 81, 3 से 27, 3 से जाएगा, 3 से करेंगे
ओके, ये सिचुएशन हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे, दो के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसको प्लस करके फिर 45 आना चाहिए, ध्यान में रखना। तो देखो, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं ये तो नहीं होगा, 27, 12, 45 नहीं हो रहा है ना। फिर ये होगा 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, नहीं ये भी नहीं, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ओके ओके ओके, ये और ये हो रहे हैं। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36 एंड 3 × 3 = 9, और इनको प्लस करके 45 भी आ रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, एंड प्लस करेंगे 45 आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 36 × 9। ओके, चलो इसको साइड ही कर देते हैं, मिटाते नहीं हैं। अब ये हो जाएगा x² माइनस 36x माइनस 9x। इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 36 बचा, और यहाँ 9 कॉमन लेंगे हम, तो x माइनस 9 से डिवाइड करेंगे, 36 आएगा। x माइनस 36, x यहाँ से बचा, 9 यहाँ से बचा, और अब हम एक बारी हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे, तो x 36 आएगा, और एक बारी हम पुट करेंगे x माइनस 9 = 0, तो x आएगा 9, ठीक। अच्छा, अब देखो x 36 और 9 है ये। अब आप समझो इस बात को, बात क्या हो रही थी कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने मार्बल हैं। यहां पे कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जॉन के पास जीवंती से ज्यादा है, कहीं पे कहा गया है ना। तो हमारे पास ये जो 36 और 9 आए हैं, ये आए हैं कि उनमें से एक के पास तो 36 है और एक के पास 9 है। हो सकता है जॉन के पास 36 हो, क्योंकि देखो होता यह है कि x की दो वैल्यूज आई हैं। तो जब हम x लेते हैं 36, तो इसका क्या मतलब है कि जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं। नंबर्स ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इन द बिगिनिंग, ये होगा 36, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इन द बिगिनिंग, तो हम क्या करेंगे, ये है 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36, और ये है 9। तो एक तो आंसर ये है। और जब हम लेते हैं x = 9, तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉन के पास 9 मार्बल्स थे शुरू में, और जीवंती के पास 36 थे। है ना। तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये मतलब हमारे आंसर हो जाएंगे कि उनके पास, एक के पास 36 है और एक के पास 9 मार्बल्स है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जॉन के पास जीवंती से ज़्यादा थे, तो फिर हमारा ये आंसर करेक्ट होता। बट ऐसी कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हमारे दो आंसर आ गए हैं, और ये आप इस तरह से लिखेंगे कंप्लीट आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। एक इंडस्ट्री खिलौने बनाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ओके, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है किसी पर्टिकुलर डे में, तो वे हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितने टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए। ओके, हम पहले ऑब्वियसली हमने इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, फिर उसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है।
टोटल कॉस्ट होती है, एक टॉय की कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या, नंबर ऑफ टॉयज को। तो इसमें से एक को हम एक्स लेंगे और उसके बाद फिर हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन बनानी है तो किसी को एक्स लेना पड़ेगा, तो इसे एक्स लें या इसे एक्स लें। तो एक सिंपल आप ट्रिक याद रखना कि अगर एक स्टेटमेंट हमारे पास है उसमें दो वेरिएबल हैं, तो जो बाद वाला वेरिएबल है उसको हम अक्सर उसे एक्स लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज को हम एक्स लेंगे क्योंकि वो बाद में आ रहा है, कॉस्ट वाला वेरिएबल इस सेंटेंस में पहले आ रहा है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स, ओके। देयरफॉर कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बेसिकली क्या, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी 55 माइनस एक्स, ओके। अब जब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो उसमें आता है नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, है ना। टोटल नंबर ऑफ टॉयज में जब एक टॉय की कॉस्ट का मल्टीप्लाई होगा तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। भाई मान लो कि एक दिन में बनते हैं 25 टॉयज और एक टॉय की कॉस्ट पड़ता है बनाने का 10 रुपये, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 आ जाएगा। इसी तरह से हिसाब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज दी हैं, टोटल कॉस्ट दिया है 750, नंबर ऑफ टॉयज ये अपना x और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स। अब इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, 750 इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट में आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा ये, और ये 750, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसे फैक्टराइज करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे करने के लिए। तो इसके दो ऐसे फैक्टर्स करो जिसको प्लस करके 55 आए। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो 750 है और अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से तो ये होता है 150, फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 30 होता है, फिर 5 से डिवाइड करें तो 6 होता है, फिर 3 से और फिर 2 से। 55 लेकर आना है हमने, कैसे आएगा, ये हुआ 5 25 25, 3 5 से 15 दूने 30, ओके आ गया, क्या बात है। 25 एंड 30 मल्टीप्लाई करेंगे यह आएगा, प्लस करेंगे तो ये आएगा, ओके। तो ये है 25 एंड 30। तो रूल ये है मेरा कि मैं बड़ा वाला नंबर पहले लिखता हूँ, उससे मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले 30 माइनस 25 प्लस 750, लेकिन ये ध्यान में रखना है हमने कि -30 -25 -55 होता है ना, बिल्कुल होता है, ओके। अब पेयर बनाएंगे तो पहले पेयर में से कॉमन है x, अंदर बचा x माइनस 30, दूसरे पेयर में से कॉमन है 25, अंदर बचा क्या x, और माइनस बाहर आ गया तो माइनस हो गया, माइनस कॉमन लेके साइन चेंज हो जाते हैं 30। तो एक जैसे आ रहे हैं, यानी ठीक ठाक चल रहा है हिसाब किताब, x माइनस 30 x एंड माइनस 25। अब एक बार हम, ओके, व्हेन x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हुआ 30, एंड व्हेन x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x होगा 25। तो बेसिकली हमने x निकालना है। x क्या था हमारा, कि एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब उस डे जिस दिन का हिसाब किताब है। तो या तो 30 बनते हैं या 25 बनते हैं, तो आंसर होगा 25 एंड 30,
So therefore number of toys produced, या तो 25 है या 30 है. ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा. थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182. तो जब भी हमारे पास ये सिचुएशन होती है तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, लेट द नंबर्स बी देखो सम दिया है ये, तो एक हम x लेंगे और दूसरा 27 माइनस एक्स. अच्छा, जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में यहां पर होता कि फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 27, सम की जगह पे अगर डिफरेंस होता फिर क्या करते हम, फिर क्या लेते हम, तो उस केस में हम एक लेते x और दूसरा लेते x प्लस 27, ये याद रखना. ठीक है, अगर ऐसा हो कि उनका डिफरेंस 27 है तो एक x और दूसरा x प्लस 27. खैर ये है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट क्या है, देयर प्रोडक्ट 182, तो यानी x मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स 182. ओके, तो ये हुआ 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज 182. माइनस एक्स स्क्वायर एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला और फिर ये कांस्टेंट हम इधर लेके आएंगे हम, तो माइनस यहाँ प्लस में है माइनस हो जाएगा और अब साइन चेंज करेंगे हम, तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. गॉट इट, यहां तक सब ठीक ठाक है. हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है बढ़िया सी. अब हमने यहां पर सॉल्व करना है. ओके, तो क्या करेंगे यहां पे हम कि 182 के ऐसे फैक्टर्स करो जिसको प्लस करके 27 आए. 182, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें क्या होगा, 91, 7 से जा रहा है ना ये, हाँ 13, तो 7 2 ज़ा 14, 13 14, 14 13 एंड 14 इंटू 13 ये हुआ 14 प्लस 13 27. परफेक्ट आ चुके हैं. 14 प्लस 13 27 है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा ही आएगा. तो यहाँ पे एक 14 है एक 13 है, दोनों माइनस होंगे बिकॉज माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 होता है. ठीक, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे x, अंदर बचा x माइनस 14, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 13, अंदर बचेगा x माइनस 14. तो ये हुआ x माइनस 14 एंड x माइनस x यहां से 13 यहां से. ठीक, ओके, अब इसके बाद अब हम यहां पर है कि व्हेन x इज x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा 14 एंड व्हेन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 13. ओके, अब देखो यहां पे अगर आप ये रखते हैं, अगर आप x 14 रखते हैं तो मतलब व्हेन वन नंबर इज 14, तो अदर नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स ना, यानी 27 माइनस 14 और ये आएगा 13. ओके, एंड व्हेन
जब एक नंबर है 13, तो अदर नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स है ना, यानी 27 माइनस 13, और ये आ जाएगा 14। तो जब एक नंबर 14 है, दूसरा 13 होगा, और जब एक नंबर 13 है, दूसरा 14 होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे आंसर आ तो गए थे, एक 14 एक 13। नो, ये केवल एक्स आया था हमारा, दूसरा नंबर नहीं है। तो चांस की बात है कि हमारे पास 14 और 13 ही एज आंसर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन अलग होती कि एक नंबर एक्स है और दूसरा फॉर एग्जाम्पल 27 माइनस 2x है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती, तो फिर तो हम ये नहीं लिखते ना एक्स की, फिर कुछ जो वैल्यूज होती है वो आंसर नहीं होते हमारे। मतलब जैसे इस तरह से हमें ये नंबर दिख रहे हैं, आंसर भी हमारा 14 एंड 13 ही है। बट हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, हमने इसका भी ध्यान रखना है। जो 14 एंड 13 आए हैं वो केवल एक्स आया है, व्हाट अबाउट दी अदर नंबर? तो वही हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा एक्स, क्योंकि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं एक्स की, दो रूट्स इसके होते हैं। तो पहले हम एक वैल्यू एक्स की ट्राई करेंगे तो 27 माइनस एक्स करके दूसरा आएगा, फिर दूसरी एक्स की वैल्यू ट्राई करेंगे 27 माइनस एक्स, फिर दूसरा आएगा। अब इनपुट करेंगे, ठीक है, नॉट ट्राई 27, फिर हम एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी उसे पुट करेंगे, तो फिर 27 माइनस एक्स करके दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आप बात को समझ रहे हैं? मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब यहाँ पे आपको दो नंबर ये दिख जाए तो आप ये मत बोलना कि हमारे आंसर आ चुके हैं ये। नो, हमने इसमें भी रख के देखना है। तो एक्स की एक वैल्यू रखो, या एक्स की एक वैल्यू लो, उसको फिर इसमें रखो, फिर एक्स की दूसरी वैल्यू लो, उसको रखो। अब ये चांस की बात है कि वो यही आ रहे हैं, तो देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 14। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम ये है, ठीक है, यानी एक नंबर के स्क्वायर का और दूसरे इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम ये है। तो पहले तो ये नंबर्स लेट हमने करने हैं। तो हमारे पास जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो वहां पे हम लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी, अब एक हम x लेंगे और दूसरा लेंगे हम x प्लस। देखो इनका क्या डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे है ना 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके बीच इनमें 1 का डिफरेंस होता है, तो इसीलिए एक x आएगा और एक x प्लस 1 आएगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन में ऑड नंबर या इवन नंबर होता तो उनमें दो दो का डिफरेंस होता है, तो फिर हम x और x प्लस 2 लेने पड़ते हैं हमें। खैर यहां पर हम ये लेंगे, ठीक है, लेट द नंबर सी दिस and this. Okay, now according to the question, इनके sum of their squares, sum of their, ये है 365, तो एक x है और दूसरा है x प्लस 1, ये 365। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये होगा एक्स स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे हम क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर, ये 1, ये हुआ 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक सब समझ आ रहा है। अब ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x,
और 1 में c से माइनस करेंगे ऑब्वियसली, इसमें c से माइनस करके और बड़े का साइन लगा देंगे हम। ये पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है हम डिवाइड कर लेना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये हुआ x, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 182। तो हमारे पास अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और हमने इसके फैक्टर्स करके या इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से इसके फैक्टर्स करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके 2 ऐसे फैक्टर करो जिसको माइनस करके ये आए, 1 आए बेसिकली, है ना, यहाँ पे 1 है ना एक तरह से। तो करते हैं, क्या होंगे, तो 2 से किया तो यह आया 91, 7 एंड 13। तो क्या होगा, 7 2 14, और 14 में से 13 गया 1, क्योंकि माइनस होके 1 आना चाहिए, और 14 13 परफेक्ट। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पेयर है इसमें से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14, है ना, डिवाइड करेंगे आप 14 आएगा, x प्लस 14 दोनों में है यानी ठीक ठाक चल रहा है, वो कॉमन ले लेंगे, x ये बचा और ये यहाँ माइनस 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एक करके इन्हें 0 पुट करेंगे। तो x प्लस 14 हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो x क्या आएगा, माइनस 14। माइनस 14 जो है, ये क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसको हम रूल आउट कर देंगे, नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम x को नेगेटिव नहीं लेंगे। अब दूसरा है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x आएगा 13, ठीक है, ओके। तो x 13 है, तो एक हमारे पास आ चुका है। तो अब अगर x है तो दूसरा क्या होगा, तो याद है हमने शुरू में क्या लिया था, एक x लिया था, दूसरा x प्लस 1, तो एक नंबर क्या हो गया, देयरफॉर 1 नंबर जो कि x है ये 13 हो जाएगा, एंड अदर नंबर x प्लस 1, 13 प्लस 1 यानी 14। तो देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 14, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव नहीं लिखा होता, केवल इंटीजर लिखा होता, तो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, उस केस में फिर हम दोनों ही लेते, तब ये एक्सेप्टेबल होता। बट बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर की बात की और ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव ले नहीं सकते हम, इसीलिए हमने नॉट एक्सेप्टेड लिखा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन, 13 एंड 14 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। देखो, एक राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि ये है एल्टीट्यूड, ये है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, या इसको एल्टीट्यूड जो इसमें कहा गया है एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, हमने ये यहाँ पर अप्लाई करना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमने ये 2 साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, तो 2 इसमें वेरिएबल हैं, एक तो है एल्टीट्यूड, दूसरा है बेस।
इसमें से एक को हमें x लेना पड़ेगा। अब किसे ले? तो सिंपल है कि किसी एक स्टेटमेंट में अगर दो वेरिएबल हैं तो जो बाद में आता है उसको x लेते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं, ज़्यादातर केस में ये होता है। ओके, तो इसको x ले लेंगे, फिर एल्टीट्यूड भी आ जाएगा। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि लेट द बेस बी x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेस x आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा 7 माइनस एक्स, नहीं 7 लेस देन बेस x माइनस 7, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इस तरह से, है ना। तो यही हम यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। बेस है x, देयरफॉर द एल्टीट्यूड क्या, x माइनस 7। ठीक है, अच्छा, अब सिंस एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 13। और अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 14x। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, देखो 120, है ना। आप चाहो तो अभी माइनस कर दो या अगले स्टेप में माइनस करना, बात एक ही है। मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि आप इसको ऐसा करके लिख सकते हैं अभी, एंड अगले स्टेप में कर दो माइनस, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। अब यहां पे देखो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो कर लेना चाहिए, माइनस 7x इज इक्वल टू 0, यहां तक सब ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, 60 के ऐसे फैक्टर्स करो जिसे माइनस करके 7 आए, तो क्या हो सकता है ऐसा, तो यहां पर 10 × 6 नहीं हो रहा है, 12 25 60, 12 एंड, हाँ बिल्कुल 12 एंड 5 आ रहे हैं, तो 12 एंड 5, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -12 + 5 होता है -7, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। पहले पेयर में से कॉमन आएगा x, अंदर बचा x माइनस 12, और यहाँ कॉमन आएगा 5, अंदर बचेगा x माइनस 12, और x माइनस 12 दोनों से कॉमन आ गया है, यहाँ x बचा, यहाँ 5 बचा, और अब वही करेंगे हम कि when x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 12, एंड when x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -5। अब देखते हैं इसमें कौन कोई रिजेक्ट हो रहा है। यस, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, नॉट पॉसिबल। उसका रीज़न ये है कि लेंथ है, वो लेंथ नेगेटिव हम ले नहीं सकते,
-5 तो होगा नहीं ना ये, तो ये हम नहीं लेंगे। तो x 12 है बेसिकली। सो देयरफॉर x क्या था? x हमने लिया था बेस, तो बेस है, देयरफॉर द बेस जो कि x था, ये 12 है, एंड द एल्टीट्यूड जो कि x माइनस 7 है या 5, 7, x माइनस 7, 12 माइनस 7, और ये हो जाएगा 5। यूनिट है कुछ यहाँ पे लिखी हुई, सेंटीमीटर, और ये आंसर आ चुका है। ऐसे करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। Question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Okay. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. जो cost of production थी वो क्या थी? 3 more than twice the number of articles. Okay. तो number of articles ये है इसके डबल के, ट्वाइस के, 3 मोर। If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ओके, तो यहां पर क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी एक आर्टिकल कितने का पड़ रहा है, एक आर्टिकल, एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, और फिर टोटल कॉस्ट है। देखो बात समझो, वैसे हमने इस तरह का एक क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये किया था इस तरह से। हमारे पास टोटल कॉस्ट कैसे आती है? अगर हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हों और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आती है ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यहां पर हम एक चीज को x ले लेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम यहां पे x लेंगे, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इसके हिसाब से आ जाएगी जो कि है ट्वाइस x और 3 मोर, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट जो कि है 90। तो ये हमारी एक इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। खैर, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, x क्या लेट करना है हमने? देखो, जो चीज़ हमारे पास एक स्टेटमेंट ये है, पूरा लंबा स्टेटमेंट है, इसमें दोनों वेरिएबल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे भी है। तो जो बाद में वेरिएबल होता है उसको x लेते हैं, ये सिंपल ट्रिक है। तो हम x लेंगे इससे, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड, सिंपली इतना लिखो, प्रोड्यूस्ड बी एक्स। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा? क्या होगा? इसके ट्वाइस और 3 मोर, समझे? इसके डबल के 3 ज्यादा। ये अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। सीधी सी बात है, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है और इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आएगी। तो हम लिखेंगे कि सिंस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड multiplied by cost of each article. Each article. Therefore, total cost है 90 रुपीज। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? x,
एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x, समझे। 90 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि आप तो सबको लेफ्ट में लेके आ गए तो ये चीज़ माइनस होनी चाहिए थी। देखो होता ये है कि ये मैं उस तरफ ले गया, फिर पूरा उठा के इधर लेके जाओ, यहाँ ज़ीरो उठा के इधर लेके चले जाओ, है ना। तो इस तरह से है ये। यहाँ तक समझ आ गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब बस हमने इसे सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये होगा, तो 180 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ओके, 2 से किया 90, 45, 3 से 15, 3 से किया 5, 1। ऑलराइट, अब दो ग्रुप बनाते हैं। ध्यान रखना माइनस करके 3 आना चाहिए। तो ये हुआ 5 से 15 और 2 दूनी 4 3 12। ओ वेरी नाइस। 12 एंड 15 आगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस 12x 15x, पहले बड़ा ये 15x माइनस 12x प्लस 15 माइनस 12 3 प्लस 3 होता है, ठीक है, 0। अब ये दो ग्रुप है, इसमें से x कॉमन लिया तो होगा 2x प्लस 15। ओके, और यहाँ कॉमन लेंगे माइनस क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है। तो 2x माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। ये कॉमन आया, यहाँ x बचा, यहाँ 6 बचा। अब इसको हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ये आएगा और x से -15/2। अच्छा, क्या पॉसिबल है माइनस नेगेटिव? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल, बिकॉज ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है। आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये तो मतलब ही नहीं है ना। तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब इस पे आते हैं, x - 6 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम तो x इज इक्वल टू आ गया 6। ये पॉसिबल है नंबर। तो x क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे ये x है तो 6, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, बनाने में कितना खर्चा आया है। ये है क्या, 2x + 3। तो ये हम पुट करेंगे इंटू 6 + 3 और ये आ जाएगा 12 + 3 यानी 15। तो ये कॉस्ट है, रुपीज़ में हम लिखेंगे 15 और ये आंसर आ चुके हैं हमारे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन, ठीक है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस इसके अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत अच्छी तरह से मैंने हर एक क्वेश्चन आपको समझाया है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।